रीजन मैम को बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि आप क्यों कम आ रहे हो। आपका स्कूल का रीजन है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कहीं ट्यूशन जा रहे हो, फिर क्या कारण है। नेट खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लासेस चल रही है, अगर बहुत ओवर ड्यूरेशन हो रहा है, जो भी रीजन है आपको रीजन समझाना है। जैसे कभी कभी आपकी किसी दिन पर्टिकुलर एक एक दिन में कभी कभी 3 3 क्लास हो जाती है, तो मैं जनरली देखता हूँ आखिरी वाली क्लास तक बच्चे कम, आप कम आते हो। तो अगर वो भी कारण है कि मैम किसी दिन जब 3 क्लासेस लग जाती है तो हमारा ओवर एग्जॉस्ट, तो आप वो बताओ, तो वो भी हम फिर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसा, क्योंकि आप क्या करते हो, रिवीजन क्लास के चक्कर में रेगुलर क्लास मिस करोगे, तो रेगुलर क्लास मिस करना मतलब बहुत खतरनाक काम। ठीक है, अगर रेगुलर क्लास ही मिस कर दोगे तो पूरा टॉपिक उड़ जाएगा। क्योंकि एक लेक्चर भी अगर बीच का मिस होता है ना, तो आगे कंटिन्यूएशन करने में बहुत दिक्कत आती है। आपको ही पता, जैसे मान लो अभी मैं लिमिट्स पढ़ा रहा हूँ, लिमिट्स में अपने 5 लेक्चर पढ़े, किसी एक लेक्चर को भी अगर आपने बीच में मिस कर दिया तो फाइनली आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है। हाँ आकाश में आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग जब तक फीडबैक नहीं दोगे ना, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमें क्या सही करना है क्या नहीं। सेकंड चीज, जैसे हर्षित सर है या फिर और टीचर्स हैं, जब तक आप अपना 100% दोगे ना, तो सर अपनी तरफ से 200% कोशिश करते हैं। वो ऑलरेडी प्लानर बना रहे होते हैं कि बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग करें, लेक्चर करें, और कितने अच्छे से और चीजें उनको प्रोवाइड हो पाए। तो वो अपना जब इतनी सारी चीजें तभी करेंगे ना, जब उन्हें लगेगा कि बच्चे हाँ कर रहे हैं, 100% अटेंडेंस दे रहे हो, वो हम पे डिपेंड है कि वो अच्छा स्कोर कर, तभी तो हम कर पाएंगे। अदरवाइज हमें लगेगा बच्चे बस आ रहे हो चले जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो हमारा भी उतना इंटरेस्ट नहीं होगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। और ये बात आपके, मैंने इनको पहले भी बताया था मैम, इस बैच में एक तो इनका ये भी बुरा आदत है, बोलते बहुत कम है। अगर आप देखोगे हाँ, दूसरी यही मैं बैचेस है ना, बोलने वाली थी, राइट, मुझे ईस्टर्न इंडिया अच्छा। साउथ की बैचेस है, और जो बैचेस है उनमें अगर आप कभी इनकी रिकॉर्डिंग देखोगे, हाँ तो हाँ। उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा होता है, टीचर को भी मजा आता है पढ़ाने में। हम्म। यहाँ पे गिने चुने 1 या 2 बच्चे ही बोलते हैं, तो बाकी पता प्लीज सभी नहीं। बच्चों को, माइक तो ऑन नहीं रखो क्योंकि फिर दिक्कत होगी, लेकिन हाँ प्लीज जैसे ही सर कुछ भी बोले तुरंत आप अनम्यूट करके बोलो, वरना अदरवाइज वीडियो अपने ऑन रखो। इमोजीज के थ्रू या किसी के थ्रू भी बताओ। इमोजीज सर के पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि सर उसी टाइम आपको डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको दिखे, बट आप प्लीज माइक ऑन रखोगे, अपने चीजें शेयर करो। जब आप क्लास में भी होते हो तो बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना बैठे होते, एक्टिव दिखो ना बच्चों। कनक, गुनगुन, अनुराग, क्रिस, आयुष, जैस्मिन, सभी बच्चे, ठीक है, यस मैम। अपना यस अनम्यूट मैम। करके बिल्कुल एक्टिव होके दोगे। मुझे दोबारा ऐसे टीचर से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि हाँ बच्चे एक्टिव नहीं है। हमारे B04 के बच्चे बहुत अच्छे हैं और सबसे बेस्ट बैच के लिए बच्चे को चूज किया गया है। तो अच्छे बच्चों की तरह हमें दोबारा ऐसा हो कि हाँ इस B04 के बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो तुरंत एक्टिव रहते हैं, हर चीज तुरंत पूछते हैं। तुरंत नहीं आ रहा, अगर आपको माइक ऑन करने में प्रॉब्लम है, चैट में पूछो, ठीक है। और देखो एक चीज और मैं ओके। बता दूं आपको, कि आपके अटेंडेंस का जो डेटा है वो रिकॉर्ड होता है आगे, जब जैसे आपका जनवरी अटेम्प्ट हो जाता है तो उसके बाद है ना स्पेशल क्रैश कोर्स भी रन होते हैं, जहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट जेईई एडवांस की तैयारी कर जाते हैं। जब वहाँ पे बैच बनता है ना, तो जब मैनेजमेंट बैच बना तो सबसे पहले वो ये देखते हैं भाई जो बच्चा रेगुलर था पुरानी बैचेस में, उनको आप पहले बैच में रखो। तो वो भी फायदा आपको तब मिलेगा आगे, जो भी क्रैश कोर्स होता है, स्पेशल बैचेस चलती है, डाउट डिस्कशन के ग्रुप्स भी अलग से बनते हैं, बहुत कुछ फायदे मिलते हैं आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। लेकिन वो हम उन्हीं बच्चों को प्रीफर करते हैं जो यहाँ पे रेगुलर है। राइट। तो ये अटेंडेंस अटेंडेंस का का वो डेटा फायदा, इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, अटेंडेंस का फायदा इन लोग को कब आपको मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीजें स्कॉलरशिप हुआ, इस थ्रू की तरह हम लोग आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे, पर हम उन्हीं बच्चों को देंगे जिनका अटेंडेंस है तभी। ओके सर, आप क्लास रेगुलर स्टार्ट हाँ कर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में लिमिट्स का मैंने आपको अपन ने कर लिया था। आपने मॉड्यूल अटेम्प्ट करी थी आप लोगों ने, ठीक है। अपन ने मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन भी किए थे, याद आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। वो मैंने आपको कहा था अपना सिर्फ एक ही टॉपिक बचा था, सैंडविच थ्योरम। उसके पहले लगभग सारी चीजें अपनी कवर हो चुकी थी, है ना। ठीक है, यस सर। सैंडविच थ्योरम अपना बाकी था, और उसके पहले मैंने अपन ने 0/0, 0 × ∞, 0⁻0, ये सारी चीजें कवर हो गई थी। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे और आपको कहा था होमवर्क करके आना है। मैं आपको एक दिन का और चांस दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हो। आज एक लास्ट चांस और है। नेक्स्ट क्लास में हम
लिमिट्स की मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी सबसे पहले क्लास में आने से पहले हम लिमिट की क्या करेंगे, मॉड्यूल डिस्कस। तो मैंने कहा था मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे तो मैंने करा दिए थे, आपको याद आ रहा है ना? यस सर। एक्सरसाइज 1 मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक्सरसाइज 1 में कुछ आपको करना और एक्सरसाइज 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ये आपका होमवर्क दिया था मैंने, लिमिट वाले क्वेश्चन। तो लिमिट वाले मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 और 2 में, वो आप प्लीज कर लेना। एक दिन का और मैं शेड्यूल दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप भी अगर स्कूल में आपके हो गया होगा तो आपको पता होगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूरा जो है वो लिमिट्स पे ही बेस्ड है। अगर लिमिट्स स्ट्रांग हो तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अपने आप समझ में आ जाएगा, और अगर लिमिट्स ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वो दोनों टॉपिक में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए एक दिन का और चांस है आपके पास, अगली क्लास तक मॉड्यूल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, और जो भी डाउट हो अगली क्लास में पूछ लेना। अब फटाफट सैंडविच थ्योरम समझते हैं और इसको फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करके कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ फिर स्टार्ट कर। अब देखो सैंडविच थ्योरम होता क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद करो, ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये हो नहीं पाया था, याद आ रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सैंडविच थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। अब सैंडविच थ्योरम क्या होती है, जैसे कभी कभी कोई फंक्शन एफ(x) ऐसे आते हैं जिनकी लिमिट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत हार्ड आती है, अजीब सा फंक्शन होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है एफ(x), इससे एक छोटा फंक्शन को ये मान लो gx, और इससे सॉरी हाँ, इससे छोटा फंक्शन एक gx और इससे बड़ा फंक्शन है hx। मैंने एक फंक्शन इस तरह से बनाया, खुद से क्रिएट किए, दो फंक्शन क्रिएट किए, एक फंक्शन gx जो कि थोड़ा इससे आसान हो, और एक दूसरा फंक्शन मैंने कंसीडर किया hx जो इससे बड़ा हो, जो इससे थोड़ा बड़ा हो, और इससे एक फंक्शन जो इससे छोटा हो। और फंक्शन इस तरह से कंसीडर किए गए और उनकी लिमिट निकाली। जैसे मान लो मुझे x टेंड्स टू a निकालना था, ये लिमिट निकालने में मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या करा, इसकी लिमिट निकाली gx की उसी a पे, और इसकी लिमिट निकाली भी hx की उसी a पे। और इस तरह से और अगर मान लो दोनों की लिमिट अगर मान लो सेम आ रही है, दोनों की फंक्शन भी इस तरह से कंसीडर किया और लिमिट x टेंड्स टू a निकाल के लिमिट भी दोनों की क्या सेम आ रही है, और ये जो फंक्शन है fx ये इन दोनों के अगर बीच में है और x टेंड्स टू a पे दोनों की लिमिट अगर सेम आ रही है, इसका मतलब fx की भी लिमिट उसमें क्या आएगी, सेम, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसके बीच में अगर सेम आ रही तो fx की लिमिट भी क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx, उसका भी आंसर क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में। और ये भी l की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी l की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसके जो बीच वाले सारे फंक्शन वो भी किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, l की तरफ। इसको ग्राफिकली भी इस तरह से समझ सकते हो, जैसे x इक्वल टू a है, मान लो पॉइंट a पे जो फंक्शन fx है, मान लो कुछ इसका कुछ ग्राफ है, मान लो ये ऐसा कोई ग्राफ है, मान लो फंक्शन fx का, जो gx फंक्शन है वो इससे थोड़ा छोटा था, इसके नीचे जा रहा है, लेकिन ठीक है, और जो hx है उससे थोड़ा ज्यादा इससे बड़ा फंक्शन है, लेकिन x टेंड्स टू a पे तीनों की लिमिट, दोनों येलो वाले फंक्शन की और रेड वाले फंक्शन की, दोनों के दोनों सबके सब की लिमिट क्या आ रही है, l के बराबर आ रही है। ये सब इसी पॉइंट पे मीट कर रहे मान लो, ठीक है। तो इस यहाँ पे x टेंड्स टू a पे येलो वाला और रेड वाला अगर l है और fx इस दोनों के बीच में, तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी, l के बराबर आएगी। इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, मतलब सैंडविच तरह एक सैंडविच हो गया। सैंडविच थ्योरम है तो हर जगह एप्लीकेबल है। तो देखो ध्यान से, अब फंक्शन यहाँ पे इन्होंने gx लिया, gx बिटवीन fx एंड hx फॉर ऑल ओपन इंटरवल कंटेनिंग a। तो उन्होंने क्या बोला, x टेंड्स टू a पे अगर fx की लिमिट l है, hx की भी लिमिट l है, तो gx की भी लिमिट क्या आएगी, l आएगी। बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और लॉजिक याद रखना है। इसका डिटेल एक प्रूफ भी आता है, वो अभी प्रूफ हम नहीं करेंगे, मैंने लॉजिकली आपको समझा ग्राफिकली, कि अगर ग्राफिकली देखोगे तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी, उस पॉइंट पे l ही आएगी। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। यस सर। तो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और कम कभी कभी एक आधा कोई क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें भी बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2x 3x and x, इसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आ रही थी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसी भी नंबर का, वो किससे बड़ा होता किससे छोटा होता, अगर इस बात पे मैं सोचूं थोड़ा सा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो 2.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर मान लो 3.2, कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 की मैं बात कर रहा हूं,
ये जो भी अंदर नंबर है, ये इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो मतलब बेसिकली जैसे इसका इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है, 2 आएगा सर 2। है ना, इंटीजर पार्ट क्या आएगा 2, तो ये 2.8 से तो सॉरी ये जो इंटीजर पार्ट आ रहा है 2, ये 2.8 से तो कम ही होगा या फिर इससे बराबर होगा, समझ में आ रहा है? ये जो भी अंदर जो भी आंसर आएगा इंटीजर पार्ट, वो इस नंबर से तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? छोटा है बड़ा, मतलब इस नंबर क्या है तो बराबर होगा या तो छोटा ही होगा, और यस सर। इस नंबर में से एक -1 कर दो तो उससे तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि ग्रेटेस्ट यहाँ से जो भी आंसर आएगा x, जो भी इंटीजर पार्ट आएगा इसका, वो इंटीजर पार्ट इस x से तो छोटा ही होगा या फिर बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू। जैसे अगर मान लो इंटीजर है तो बराबर हो जाएगा, और मान लो इंटीजर नहीं है तो x की वैल्यू से तो कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पार्ट आएगा। अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलते भी क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो जो भी इंटीजर पार्ट है वो तो x से तो कम ही है, और x-1 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना? ये समझ पा रहे हो? Yes, अब कोई भी वैल्यू रखो, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 का, ये 3 तो 3.2 से तो कम ही आएगा, है ना? कोई भी इंटीजर पार्ट ले लो, 1.999 भी ले लो, इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा 1, तो ये 1.99 से तो कम ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि Yes, ये जो sir. क्योंकि इसका आउटपुट आएगा एक इंटीजर, वो इंटीजर जो भी आएगा वो इंटीजर इस x से तो कम ही होगा और x-1 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। मेरा फायदा क्या होगा, मैंने अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने नॉर्मल फंक्शन में दो के बीच में देख लिया, ग्रेटर देन x-1 लेस देन x, ग्रेटर देन x-1 और लेस देन x। अब मैं यहाँ पे जहां जहां भी ग्रेटेस्ट है उसकी जगह ये लिख दूंगा। अब जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात, अगर मान लो यहाँ पे 2x होता तो 2x के लिए भी सेम तरीका अपनाते हैं, ये 2x से कम होता और 2x-1 से क्या होता, ज्यादा होता। 3x होता तो ये भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 3x से कम होता और 3x-1 से क्या होता, ज्यादा। क्या बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब Yes, ये मान sir. ये हाँ वेरी गुड, ये मान लो मेरा फंक्शन है fx। अब मुझे इससे एक छोटा फंक्शन कंसीडर करना है, मान लो gx hx जो भी मानना हो gx, और इससे एक बड़ा फंक्शन कंसीडर करना है hx, ठीक है? और उनकी मैं लिमिट निकाल के देखता हूँ, अगर उनकी लिमिट सेम आ गई तो इसकी लिमिट निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो fx फंक्शन था, इससे छोटा फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं मैं gx, और इससे कोई बड़ा फंक्शन कंसीडर hx, तो gx मेरा क्या हो जाएगा, बताओ gx क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, x-1 पूरा यस सर। फंक्शन, यस 2x सर। की जगह क्या आ जाएगा 3x-1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x की जगह क्या आ जाएगा 3x-1, एंड सो ऑन अप टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर nx की जगह आ जाएगा nx-1, और n स्क्वायर तो ऐसा कैसे रख दिया। तो ये जो फंक्शन होगा ये fx से तो छोटा ही होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x प्लस 2x प्लस 3x, इनको सबको साथ में रख देंगे nx के nx तक, और ये -1 कॉमन ले लेंगे अगर, तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स आ जाएगा, यस सर। होल डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब इसकी लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट क्या बोला था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको gx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये इसका एडिशन क्या आएगा, x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टिल n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, हाँ है ना? यस सर। यस सर। Yes, और sir. 1 1 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। पूरे में से ऊपर से n कॉमन है कि नीचे वाले n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? आपके पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में, x के साथ n + 1/2 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है? x के साथ n + 1/2 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय n। ओके, तो ये आपका n आ गया। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, x × n + 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2n, तो ठीक है इतना बहुत है। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, ये gx आ गया, तो gx की लिमिट कितनी आ रही देख लेते हैं। यहाँ तक सही किया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लेना एक बार। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n पे लिमिट है ना? यस सर। जब भी मैंने आपको लिमिट्स में सिखाया था, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आए तो 1/n क्रिएट करते हैं, 1/x क्रिएट करते हैं, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। क्योंकि अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/n 0 की तरफ। अब इस n को सबसे डिवाइड कर देंगे, 1/2 तो चलो बाहर निकाल लिया मान लो, n को अगर सबसे डिवाइड कर दोगे तो देखो x/n और 2n, तो यहाँ पे x/2 बचेगा, फिर x/2n बचेगा,
और -1/n बचेगा। ध्यान से रखो, 2n से सबको डिवाइड कर दिया, आया ना? ठीक है, अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो x/2n 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x/2 में x/4 बचेगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. एक बार ध्यान से देख लो कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे 2n से सबको डिवाइड कर दिया, n इंफिनिटी की जहां जहां भी डिनोमिनेटर में n वो सब 0 की तरफ चल जाएगा, और यहाँ पे 2n xn/2n तो x/2 बचेगा, और एक बाहर 1/2 था तो x/4 बचा। क्या बात समझ में आई? तो g की लिमिट x/4 आ रही है, इस पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, x/4 आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब hx क्या बना था अपन ने, ग्रेट, ये किससे कम होगा, 2x से कम होगा, है ना? ये 2x - 1 था, यहाँ पे क्या था, 2x था। तो जहां जहां भी x से 2x से 3x उनकी जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो hx के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं, सेम काम करना अब hx के लिए। तो hx मेरा क्या आ जाएगा, जहां जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, 2x, 3x, nx तक होल डिवाइड बाय n स्क्वायर। वापिस सब में से x कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टिल n, दैट इज n × n + 1/2 होल डिवाइड बाय n स्क्वायर। n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x/2 n + 1 डिवाइडेड बाय n। n को अलग अलग करोगे क्या बचेगा, 1 + 1/n। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अगर इस पे अब लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी hx, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देखो x लिमिट n पे, तो x को हम नहीं देखेंगे, लिमिट किस पे, n पे। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. n जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/n अगेन वापस 0 की तरफ चल जाएगा, आपके Yes, पास sir. बचेगा क्या, x/2। तो इसकी लिमिट भी कितनी है, x/2। तो इसकी लिमिट भी x/2 और इसकी भी लिमिट, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, x/2। Excellent. आ गया समझ में? ठीक है, तो ये आपकी सैंडविच Yes, थ्योरम थी। क्या थी कि ऐसा फंक्शन कंसीडर कर लो जो इससे थोड़ा आसान हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा के मैंने x के टर्म्स में कंसीडर कर लिया, और दोनों की लिमिट निकाली, तो दोनों की लिमिट x/2 आ गई, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका अगला टॉपिक है, लगभग 1 से 1.5 वीक लगेगा इसको पूरे को कंप्लीट होने में। इस टॉपिक में करना क्या क्या है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, पहले तो हमें देखना है कंटिन्यूटी के बारे में, उसमें भी कंटिन्यूटी क्या देखेंगे, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी, एक इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, उसके बाद अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी, इसी के बीच में फिर पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी, फिर डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट और डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल। किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखेंगे, किसी इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखेंगे, ये सब पढ़ना है इस चैप्टर में। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एक बाद में आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा क्योंकि वो बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, मतलब है। तो अब स्कूल में आपका डिफरेंशिएशन चालू हो गया या फिर हो गया, खत्म क्या? Sir, integration है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्कूल में डिफरेंशिएशन की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, क्लियर है? मैं यहाँ पे भी लूंगा इसको, लेकिन थोड़ा सा बेसिक वहां से अच्छे से कर लेना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हो गया आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, देखते हैं कितना बेसिक आता है, आज की क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी टॉपिक के साथ। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है? सर उस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता है। उस ग्राफ में कहीं पे ब्रेक नहीं आएगा, वेरी गुड। मतलब उसके ग्राफ को हम बिना पेन स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कोई भी Yes, फंक्शन sir. कंटिन्यूअस है, मतलब उसके ग्राफ को आप स्मूथली अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी की बात दो जगह होती है, एक किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात होती है एक तो, और दूसरा बात होता है किसी इंटरवल में, कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है उसके बारे में। ठीक है, उन दोनों चीजों को अच्छे से समझ के आगे समझते हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो कंटिन्यूटी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, किसी भी कर्व के ग्राफ को अगर मैं स्मूथली ड्रॉ कर पा रहा, मतलब वो ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस होगा। जैसे एक सेकंड,
जैसे ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, अगर वहां पे ब्रेक आ गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज आ गई तो वहां पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। अब मैं आपके सामने 3 ग्राफ बना रहा हूँ, आपको मुझे बताना क्या ये फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूस। एक ग्राफ बना दिया, मान लो ये एक ग्राफ बना दिया, ये मान लो, एक ग्राफ बनाया ये, और एक ग्राफ बना दिया ये। फर्स्ट वाला बताओ, कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? Sir, discontinuous. Discontinuous. Sir, it is continuous. इस बात से सब एग्री करते हो ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि ब्रेक दिख Yes, रहा है? yes. Yes, sir. डिसकंटिन्यूस कहां पे है? आप बोलोगे सर डिसकंटिन्यूड एट दिस पॉइंट, ये जो मान लो पॉइंट है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस, उसके पहले पूरा कंटिन्यूस आ रहा है, उसके बाद भी कंटिन्यूस है, लेकिन x इक्वल टू a पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, y sir. इक्वल टू कोई फंक्शन है मान लो चारों। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे समझना, मान लो बिना ग्राफ के फिर यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कारण निकालूं, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे मान लो यहाँ के अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसकी लिमिट्स, अगर इस पॉइंट पे इसकी लिमिट के बारे में मैं चेक करूं, ये मान लो है पॉइंट, मान लो ये है L1, ये मान लो L2। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? लिमिट L1। निकालना सिखा थी? हाँ, वेरी गुड। लेफ्ट साइड से x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम हुई तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? ऐसा सिखाया था, देखो यहां से थोड़ा सा कम देखोगे तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? L1 की तरफ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट देखना आता है कि नहीं आता है? और दूसरा, अगर थोड़ा सा ज्यादा है राइट हैंड लिमिट, x की वैल्यू अगर a से थोड़ी सी ज्यादा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? L2। देखो x से थोड़ा सा ज्यादा, x से थोड़ा सा ज्यादा के लिए ग्राफ पे कौन सा पॉइंट आएगा? ये, और ये पॉइंट की वैल्यू fx किसकी तरफ जा रहा है? L2 की तरफ, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? L2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि x टेंड्स टू a पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की लिमिट क्या होगी, बताओ, क्या बोलोगे? Sir, बोलो। L2. अच्छा बताओ बाकी लोग, एक आंसर आया L2, बाकी लोगों का क्या आंसर है? x टेंड्स टू a fx, Sir, does not exist. Sir, Does does not not exist. क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों? Sir, LHL is not equals to RHL. हाँ, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर ना हो तो x टेंड्स टू a पे लिमिट क्या करेगी? Does not exist। Does not exist. ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछता फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है तो आप क्या बताते? L2। L2। L2. वो L2 है, लेकिन लिमिट x जब a की तरफ अप्रोच करा तो लिमिट क्या लिखोगे? डज नॉट, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो L1 की तरफ जा रहा है, राइट साइड से L2 की तरफ जा रहा है, तो a पे क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बात, बोलो रे। Yes, sir. Yes, sir। था ना, Yes, क्योंकि sir. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल ही नहीं है तो लिमिट तो हमेशा क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट करेगी ना। लिमिट एग्जिस्ट ही कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन को आप डिसकंटिन्यूस बोल सकते हो। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है बिकॉज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? समझ आ Yes, रहा है? sir। Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिसकंटिन्यूटी का एक कारण क्या हो गया? अगर मान लो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, सॉरी उस पॉइंट पे अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, x टेंड्स टू a पे मान लो क्या आंसर है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूस। ये दोनों तरफ से ट्रू है। आ रही बात समझ में? चलो Yes, अगला sir. करते हैं, Yes, sir. अगले ग्राफ को समझते हैं। व्हाइट कलर, ये x एक्सिस है, ये आपका fx का ग्राफ है, ये मान लो वैल्यू है L, ये है A। तो सेकेंड वाले ग्राफ में मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी x टेंड्स टू a पे? So L आएगी। L. Sir, Sir, L. लिमिट हाँ वेरी, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे a माइनस पे
ए से थोड़ा सा कम, ए से थोड़ा सा कम, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? फंक्शन की वैल्यू एल की तरफ ही तो जा रही है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और राइट साइड की मैं बात करूंगा, अगर राइट साइड से मतलब ए से थोड़ा सा ज्यादा, ए से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप देखोगे तो वापस फंक्शन एल की तरफ ही तो जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, एल एच एल sir. आर एच एल दोनों एल की तरफ जा रहे थे। अगर आपसे पूछता लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, ये कितना आएगा? Sir, L. एल ही आएगा। लेफ्ट साइड से भी एल की तरफ जा रहा है, राइट साइड से भी एल की तरफ जा रहा है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एल ही आएगा। आया ना? यहाँ पे तो एग्जिस्ट करेगा, बोलो। Yes, Yes, sir. Sir. अच्छा, वेरी गुड। और इसी में पूछता मैं आपको कि फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी है? Sir, not defined. हाँ, यहाँ पे डिफाइंड है कि नहीं है? यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या है? नॉट डिफाइंड है। और फंक्शन आपने मेरे को जो शुरू में बता दिया कि फंक्शन कैसा था? डिसकंटिन्यूअस था। ग्राफिकली डिसकंटिन्यूअस दिख रहा था कि नहीं? हाँ, है ना? यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो Yes. ये भी एक कारण है कि अगर फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइन नहीं होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. तो ये सेकंड सर रीजन ऑफ अगर ए उसके डोमेन में नहीं है तो? क्या? सर अगर ए उसके डोमेन में नहीं है तो? अगर ए उसकी डोमेन में नहीं है तो हम फिर चेक ही नहीं करेंगे। अगर मान लो मुझे बोला चेक करने को ए पे, अगर ए पे चेक करने को बोला है कि ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो ग्राफिकली तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो वो आपको बताएगा क्वेश्चन में कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉइंट एट एक्स इक्वल टू, हमें कंटिन्यूटी द पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे अगर चेक करवाने को बोल रहा है तो वहां पे हमें देखना है कि उसकी, अगर मान लो फंक्शन उसकी डोमेन में, वो तो वो बात कब करेंगे? जब इंटरवल में चेक करेंगे। यहाँ पे तो क्या बोला? किसी पॉइंट पे चेक करना। अगर उस पॉइंट की पे चेक करना तो उस पॉइंट पे वो डोमेन में है नहीं है, वो बात की बात है। अगर उस पॉइंट पे चेक करने को बोल रहा है, अगर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस ही बोलोगे। क्लियर है ठीक है सर। Yes, sir. ना? तो देखो डिसकंटिन्यूटी का एक कारण क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सेकंड में क्या देखा? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो भी फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और ग्राफ मैंने आपको बताया था जो कि ये था। ये मान लो ये पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मान लो L1 और ये वैल्यू मान लो L2। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी? L1 Sir, L1. राइट हैंड लिमिट L2 L1. फंक्शन की लिमिट एक्सटेंड्स टू a पे कितनी आ रही है? L1. L1। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको पूछता हूँ फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है? L2 L2. L2. अब देखो पिछले दो चीजों में क्या था? एक जगह लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थी, दूसरी जगह फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो दोनों जगह क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अगर Yes, लिमिट sir. एग्जिस्ट ना करे तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट ना करे तो भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है ना? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है L1 के बराबर, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है L2 के बराबर, फिर भी फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कारण क्या होगा? यहाँ पे कारण क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों आपस में इक्वल है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. अगर मान लो डिफाइंड भी है, लेकिन अगर आपस में ही इक्वल ना हो तो भी फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो भी फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक कारण और होता है डिसकंटिन्यूटी का, वो भी समझा देता हूँ। आज हम डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी पे आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता? अगर ये रेड डॉट, ये जो रेड वाला डॉट है, अगर इसको मैं नीचे पहुंचा देता इसके साथ, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता? यस सर। Yes, sir. ये रेड वाला डॉट इसके साथ मर्ज हो जाता तो फंक्शन कैसा हो जाता? कंटिन्यू। अब ये अलग अलग है इसलिए फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है।
तो अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता, ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसी पॉइंट पे अगर चेक करता, जैसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर आप बोलते, यहाँ पे अगर मैं बोलता भाई लिमिट की वैल्यू बताओ x टेंड्स टू a पे, तो आप क्या बोलते? L L। और फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है? L L। मतलब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू a पे, मतलब x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लिमिट भी L आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू भी a पे कितनी आ रही है? L आ रही है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो मतलब क्या आ रहा है? कंटिन्यूस। continuous. क्या आ रहा है? कंटिन्यूस। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोला गया, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ x टेंड्स टू a fx, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट, या फिर बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों, या फिर लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, सबके सब आपस में क्या हो? बराबर हो, तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। क्लियर है? अदरवाइज फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूटी के मैंने आपको ये अलग अलग कारण समझा दिए। एक कारण कि मान लो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, एक कारण उस पॉइंट पे मान लो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दूसरा कारण उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन ना हो, और तीसरा कारण कि मान लो लिमिट भी डिफाइन नहीं हो, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन नहीं हो, लेकिन आपस में क्या हो? अनइक्वल हो। डिफाइन दोनों हो, लेकिन अगर आपस में अनइक्वल हुई तो भी फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या कारण समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। कंटिन्यूअस कब होगा? कंटिन्यूअस तब होगा जब लिमिट की वैल्यू भी उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे सब आपस में बराबर हो, तो कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? ठीक है। एक Yes, चीज sir. और होती है, Yes, sir. कभी कभी क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो ये है, मान अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट है आपका, कि बताओ इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है? L के बराबर, L1 के बराबर, L1 के बराबर। फंक्शन की वैल्यू a पे L1 L1, लेफ्ट हैंड लिमिट infinity. इन्फिनिटी। Infinity. तो मुझे बता क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? a पे Sir, discontinuous. So discontinuous. That is continuous. Discontinuous. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, फिर नॉट डिफाइन हो रही है, तो फंक्शन कब भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. वन ऑफ द लिमिट, इफ वन ऑफ द LHL और RHL इज नॉट डिफाइंड और गोइज टू इंफिनिटी, तो भी फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो ये चौथा कारण डिसकंटिन्यूटी। तो आपसे कोई पूछता है तो लोग कितने कारण सिखाए गए डिसकंटिन्यूटी के? 4 कारण। आगे समझ में है ना? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस होने के लिए तो एक ही डेफिनेशन है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों आपस में बराबर होगी, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में बराबर, फंक्शन कंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी के 4 कारण हमने आज देखे, है ना? अब इन 4 कारण को भी इन्होंने नाम दे दिए, तो वो एक्चुअली लास्ट लेक्चर में पढ़ाया जाता है, पर अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ। देखो डिसकंटिन्यूटी, इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वो भी अभी बताता, ताकि अपना उस समय टाइम बच जाएगा, है? ठीक है। डिसकंटिन्यूटी के देखो, डिसकंटिन्यूटी को भी दो 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 ग्रुप में तोड़ा गया, एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होता है इररिमूवेबल, है ना? रिमूवेबल मतलब लॉजिकली नाम से क्लियर है, जहां पे आप डिसकंटिन्यूटी रिमूव भी कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा मैं चेंजेस कर दो फंक्शन में तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव भी हो सकती है। इररिमूवेबल जहां पे रिमूव नहीं की जा सकती है। इररिमूवेबल के भी दो टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। आ रही बात समझ में? ठीक है। Yes, और sir. Yes, sir. रिमूवेबल के भी दो टाइप होंगे, तो टोटल 4 टाइप होती है, 4 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है जो अभी अपन ने पढ़ी है। उनका बस नाम आपको ध्यान रखना है, उनको बस नाम दे दिया अलग अलग, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, एक ही है।
सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया था, अभी चार्जर कनेक्ट कर लिया, अभी करते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक ये बता दिया कि डिसकंटिन्यूटी के 4 टाइप होते हैं। अब इसको ब्रॉडली इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है। इनके यार ना कुछ नाम होते हैं, बस वो नाम याद रखना। कभी कभी ऑप्शन में क्या नाम से ऑप्शन दे देते हैं, कभी कभी देंगे, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी दे सकते हैं, इसलिए नाम आपको पता होना चाहिए कि नाम से कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो ये चारों डायग्राम अभी बनाए थे मैंने अभी, है ना। अब इसमें भी रिमूवल में भी 2 टाइप, एक होता है आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी, दूसरा होता है मिसिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो, इस पॉइंट पे मिसिंग है, तो इस डिसकंटिन्यूटी को नाम क्या देंगे? नाम क्या दिया गया है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये किसका टाइप है? रिमूवेबल का। अब इसको रिमूव कैसे कर सकता है? अगर मान लो यहाँ पे फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूं तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी का नाम होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस पॉइंट तो है, लेकिन ऊपर भी डिफाइन है, इसको क्या नाम दिया गया? आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया गया? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? Yes, sir. ये नाम याद रखना है आपको, बस नोट्स बनाते जाओ हाथों हाथ। ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकंड टाइप। ये दोनों रिमूवल के टाइप हो गए। एक होता है फर्स्ट काइंड, जिसमें ये वाला, इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग ना हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना करे। इसको क्या नाम दिया गया? जंप डिसकंटिन्यूटी। ये, और इसको एक और नाम, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, इसको क्या नाम दिया? जंप डिसकंटिन्यूटी। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको बोलता है एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, जहां पे क्या होता है, कोई एक लिमिट आरएचएल या आरएचएल में कोई एक डिफाइन ना हो, है ना, इन्फिनिटी वगैरह हो जाए, तो इसको क्या नाम दिया गया? एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। वैसे 4 तरह के नाम याद रखना आपको। इसको दूसरे नाम से भी क्या जाना जाता है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड टाइप। और ये किसका पार्ट है? इररिमूवेबल का। यहाँ पे रिमूव नहीं करते, अब यहाँ पे फंक्शन को पूरा तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली क्या करो, बस फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफाइन करोगे तो रिमूव हो सकती है डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। तो देखो 4 तरह के नाम है, चारों बस याद रख लेना, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड, जंप और एसेंशियल। मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड किसके टाइप है? रिमूवेबल के। तो ये दोनों डायग्राम रिमूवेबल में आएंगे, याद रखना। और ये दोनों इररिमूवेबल, जहाँ पे ये वाला क्या है? जंप, ये इररिमूवेबल का पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। और ये एसेंशियल, ये भी इररिमूवेबल का पार्ट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड टाइप। बोलो, याद रख लोगे? जल्दी बताओ, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फंक्शन हैज कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको बताना रहेगा। अब ये अपन सीखेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया, यहाँ पे पूछा ये कंटिन्यूअस है क्या x = 2 पे, या फिर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल के इररिमूवेबल। बस इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब कैसे चेक करेंगे वो हम सीखेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया, आगे जाके फिर काम आएगा। तो कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोला? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम भी होती है जो आपको ध्यान रखनी, कुछ एसेंशियल पॉइंट्स। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ये फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर जगह क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। उनके ग्राफ भी आपको ध्यान है, या ऑलवेज क्या है? कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हर जगह क्या होते हैं?
कंटिन्यूस। अपने डोमेन में x ग्रेटर देन 0 में हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है ना। मॉड्यूलस फंक्शन भी कंटिन्यूस है। हाँ, अब ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन है इंटीजर पॉइंट को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहाँ पे है, इंटीजर पॉइंट को छोड़ के। अगर x की वैल्यू इंटीजर के अलावा है, बाकी सब जगह ये फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। इनके ग्राफ पे अगर आपको ध्यान हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ के साथ है, ऐसा कुछ आता था, है ना। तो इंटीजर पॉइंट को छोड़ के हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो tan वाला फंक्शन है वो भी अपने डोमेन में जो जो पॉइंट है उन सब जगह कंटिन्यूस है। बस π/2 को छोड़ के हर जगह क्या है, कंटिन्यूस। π/2 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के बाकी सब जगह क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो tan x इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 को छोड़ के हर जगह क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के हर जगह ग्राफ कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस ही आ रहा है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रख लेना। कहीं पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो डायरेक्ट कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस, अपने डोमेन में ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जहां पे कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेंगे, दूसरा जहां पे कंटिन्यूटी ऑलरेडी बोल देंगे भाई कंटिन्यूस है, बताओ कांस्टेंट की वैल्यू। ये दो तरह की वेरायटी आती है। पहली वेरायटी आप समझते हैं, जैसे ये वाला, जल्दी से बताओ, ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? So discontinuous. कारण क्या है डिसकंटिन्यूटी का? So jump discontinuity. हाँ चलो, ये भी अच्छी बात है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या हो रहा है? Sir, LHS is not equal to RHS. अब यहाँ पे देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा है और आपको बोला 0 पे बताओ कंटिन्यूटी के बारे में। तो हमेशा कंटिन्यूटी चेक करते टाइम अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पता करो, फिर राइट हैंड लिमिट पता करो, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अगर मान लो ये सब बराबर आ रहा है तो फिर फंक्शन की वैल्यू 0 पे पता करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे, तो 0 माइनस लेस देन 0 पे फंक्शन कौन सा, x² + 2 है। यहाँ पे x को 0 रख देंगे, लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के बराबर। राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो 0 प्लस पे, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कौन सा, 3। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, जंप डिसकंटिन्यूटी है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। चलो ये बताओ, यहाँ पे 0 और 1 पे चेक करना है। सबसे पहले 0 पे चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, फिर 1 पे करना। Sir 0 पे continuous है. अच्छा, और 1 पे? Sir 1 पे discontinuous है. ठीक है, चलो देखते हैं। तो 0 पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, x लेस देन 0 पे। ये है ना, यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 आएगा, डायरेक्ट लिख दो अब तो। Yes, sir. राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पे x को 0 रखोगे तो 2 आएगा। Yes sir. फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 0 पे इक्वलिटी कहाँ पे, यहाँ पे x को 0 रखोगे तो वो भी कितना आएगा, 2। तो आपस में बराबर है, तो क्या बोलोगे, Continuous. कंटिन्यूअस। Continuous. वेरी गुड। 1 पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 में, एक मिनट किसका माइक ऑन है, लेस देन 1 में यहाँ पे x को 1 रखोगे, 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना लेफ्ट हैंड लिमिट। Yes, sir. Sir. राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे x को 1 रखोगे तो 3e - 2 होगा। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बहुत बढ़िया, Jump discontinuity. जंप डिसकंटिन्यूअस। एक, चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान से। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ग्रेटेस्ट, ये लिख लो कॉपी में, जब भी, अभी हिंदी में लिख लो, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आए या मॉड्यूलस फंक्शन आए या सिग्नम फंक्शन आए, ऑलवेज फाइंड
सेपरेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना, ठीक है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, पहले वन पे चेक करना है और राइट हैंड लिमिट निकालो। बताओ कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? सर 0 आ रहा है, ओ सॉरी 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। 1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट? सर 0। अच्छा, ठीक है, सीखो अब ध्यान से। देखो 1 माइनस जो है, x की वैल्यू जो 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो जो इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी मतलब 0.99999 आएगा, तो स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वो भी 1 से थोड़ा सा छोटा ही आएगा। Yes, sir. अब उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो कितना आएगा? 1 से थोड़ा सा छोटा 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। 0. 0. Sir, 0. ये पहले तो ये समझना चाहिए। फिर जब 1 की बात करूंगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.0001 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, Yes, और उसकी sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो वो कितना आएगा? 1। So 1. 1। वो कितना आएगा? 1। वेरी गुड। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. इस पे लिमिट भी है, अभी तो लिमिट भी लिखी। तो यहाँ तक आपके पास कितना आ गया? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू तो फाइन, इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली क्या आएगी? 0। तो 0 ऊपर आया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो ध्यान से, अब ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगा? न्यूमरेटर में तो -1 है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो देखो अगेन वापस मुझे बताओ, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू जब -1 की तरफ, सॉरी 1 से थोड़ी सी कम है, एक्स की वैल्यू जब 1 माइनस है, आपने बताया एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा? वो किसकी तरफ जाएगा? Sir, 0. हाँ, 0 की तरफ जाएगा, 0 माइनस के 0 प्लस। सर 0। 0 तो थोड़ा सा छोटा, मतलब -0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना। अब डिनोमिनेटर में नंबर जो कि बहुत छोटा है और न्यूमरेटर में -1 है, तो पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? Sir, सोच के देखो, इंफिनिटी। अब नीचे माइनस और ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस इंफिनिटी आएगा, हाँ है ना। yes, sir. Yes, sir. किसी भी नंबर को अपन अगर बहुत छोटे से नंबर से डिवाइड करें तो आंसर किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। आंसर किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर है? है ना। जब भी हम कोई नंबर को बहुत छोटे जीरो के पास में नंबर से डिवाइड करते हैं, 0.0000 समथिंग से किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, डिनोमिनेटर में अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ओवरऑल आंसर किसकी तरफ जाता है? इन्फिनिटी। तो एलएचएल आपका क्या जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली आरएचएल की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखो, आरएचएल में इसकी तो वैल्यू क्या आ रही? 1, एग्जैक्ट 1 अपॉन 1 प्लस, और डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से क्या हो रहा है? 1 प्लस -1। सही लिखा है, देखो ध्यान से। इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस, सर ऊपर 1 माइनस एग्जैक्ट 1 होगा, 1 हाँ प्लस। सॉरी वेरी गुड, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ तो 1 माइनस एग्जैक्ट 1। ये देखो ये आ रहा है एग्जैक्ट 1 और ये ऑलरेडी एग्जैक्ट 1 है, नीचे क्या है? 1 प्लस -1। सही है?
Yes, sir. तो न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 प्लस आ रहा है, मतलब अप्रोचिंग 0। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? Sir, 0. सर 0। Zero. स्टार्टिंग क्लास में ये छोटी चीजें, ये देखो यहाँ पे जनरली मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे भी इन्फिनिटी लिख के आ जाते हैं, या फिर मतलब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आपको ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया था, ऊपर क्या है एग्जैक्ट 0 और नीचे क्या है अप्रोचिंग 0। तो जब भी एग्जैक्ट 0 अपन अप्रोचिंग 0 आता है, आंसर क्या आता है? 0 आता है, याद आ रहा है? Yes. यस सर। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 के बराबर, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस कि कंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. व्हिच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? एसेंशियल डिसकंटिन्यूअस। एसेंशियल। बहुत Essential. एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? यस सर। Yes. बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, अब हम sir. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट मतलब जो मैंने आपको बताया, अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में बोला कि फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस है, ए और बी की वैल्यू बताओ। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या समझाया था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कब होता है? सर जब उसकी लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू वेरी गुड, सेम उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। या फिर अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर आपस में बराबर है तो लिमिट क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? चलो Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे बोला x इक्वल टू 1 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताओ। सर ऑप्शन सेकंड। Sir, B option. The B. ओके, समझो ध्यान से, वेरी गुड। फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे तीनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे जब भी आप, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस 1 से थोड़े से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? लेस देन 1 के लिए ये रहा फंक्शन 5ax माइनस का 2b। यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, x की जगह 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 5a माइनस 2b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5a माइनस 2b आ रही है। राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूंगा 1 प्लस पे, तो 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है? ये वाला। x की जगह 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 3a प्लस b। और तीसरी चीज, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 11 के बराबर, तो ये 11 होगा। कंटिन्यूस होने के लिए तीनों का आपस में बराबर होना पड़ेगा, तो एक एक करके इक्वेट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 5a माइनस 2b, ये भी 11 के बराबर आना चाहिए, और 3a प्लस b ये भी 11 के बराबर आना चाहिए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? a और b निकालना है ना? इक्वेशन Yes. नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर दे दोनों को, 2b कैंसिल हो जाएगा, है ना? 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो 2b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6a प्लस 5a 11 है, इक्वल टू 11 प्लस 22 33। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। a की वैल्यू 3 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? b यहाँ पे रख दो 3, तो ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 11, सही है ना? कितना आ जाएगा? 6 माइनस 11 क्या हो गया? देखो एक बार, गड़बड़ हो गई है कुछ? Sir, 3 into 3, 9. अच्छा सॉरी, 9, 3 3 9 होता, सॉरी। 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 2। तो
कितना, सॉरी ए नहीं, A3B2 ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, किसी को डाउट तो पूछ लेना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके ए और बी निकाला है, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो जल्दी पूछ लो वापिस। बोलो समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्टेप्स को ध्यान रखना है, इसे कैसे कंटिन्यूटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, चलो अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। एसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा मॉड्यूलस फंक्शन होगा, तो मैंने आपको कहा था मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्रॉपर्ली निकाल के फिर बताना क्या आ रहा है। करो इस क्वेश्चन को। Sir, option C. Sorry, D. A1 B minus 1. हो गया? हो गया Option सॉल्व? D. Yes, sir. क्या Option रहा D. है? डी की Sir, दिल्ली? A1. Yes, sir. Delhi. D. नहीं, चलो देखते हैं। आंसर आ रहा है आपका A1 B माइनस 1। हाँ डी सही है, चेक। देखो फटाफट ध्यान से, कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जल्दी से। अच्छा, मॉड किस पे डिफाइन है? 4 पे। तो मॉड को कैसे डिफाइन करते हो? अगर x 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, ऐसा कैसा? Yes, sir. 4 से कम है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, सॉल्व कर लो sir. इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या आएगा? X minus 4 upon minus X. X plus हाँ, minus तो 4. मॉड को हम डिफाइन कर देंगे x लेस देन 4 है अगर, तो ऊपर वाला तो x माइनस 4 ही रहेगा। नीचे वाला मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव टाइम से ओपन होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये कैंसिल होके कितना आएगा? -1 प्लस ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 प्लस ए आएगी। बस मॉड को ओपन करना था, लेस देन 4 में नेगेटिव ओपन होगा। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 4 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए ये फंक्शन लेंगे,
मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी होगी, a प्लस बी के बराबर। A plus B. तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे, Yes, sir. तो -1 प्लस ए की वैल्यू भी a प्लस बी के बराबर होगी। यहाँ पे a कैंसिल तो b आ जाएगा -1, और -1 प्लस ए की वैल्यू भी a प्लस बी के बराबर, सॉरी -1 प्लस बी की वैल्यू भी a प्लस बी के बराबर होगी, b भी कैंसिल। रुको रुको, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे a कैंसिल तो b -1, और दूसरा क्या था आपका 1 प्लस बी, 1 plus B. For 1 हाँ plus B. 1 प्लस बी a प्लस बी के बराबर होगा, b भी कैंसिल, a कितना आ जाएगा 1। आसान है, हाँ ना, समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. तो देखो ध्यान रखो, बस यही करना है, ये दो वेराइटी आती है, बस इसमें बस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए थोड़ा लिमिट्स में क्वेश्चन टफ बना सकता है, और कुछ भी नहीं। अगर लिमिट स्ट्रांग होगा तो बस लिमिट में वो खेल सकता है, ज्यादा आपके साथ खेल नहीं पाएगा। ये लिमिट में ही अलग अलग टाइप की वेराइटी दे देगा यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने में, तो आपको बस लिमिट अच्छे से सॉल्व करने आनी चाहिए। लिमिट अगर अच्छे सॉल्व आके तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला जल्दी सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। कितना आ रहा आंसर, So 1 आ गया. वन आ गया sir. ओके। तो वापिस वही चीज है बच्चों, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है 0 पे, तो 0 पे लिमिट की वैल्यू और 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो लिमिट की वैल्यू 0 पे निकाल लेते हैं। तो कंटिन्यूटी का वही होता है कि लिमिट उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी, बराबर, तो ही फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे बराबर कर दो फटाफट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ 0 दैट इज k। अब ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद है क्या था लिमिट में, 1 माइनस कॉस fx अपॉन उसी fx का स्क्वायर दिया हो, और fx अगर 0 की तरफ जा रहा था ये 1/2 आता था, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ पे ध्यान रखना fx 0 की तरफ जाना चाहिए, तो हर जगह 1/2 मत लिख देना। fx अगर 0 की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया तो 1/2। अब यहाँ पे x जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 की तरफ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, तो नीचे तो कितना दिया 2x स्क्वायर, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, Yes, sir. है ना। Yes, sir. इससे ये वाला जो फॉर्मूला क्रिएट है 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और एक 2 पहले से था 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1. 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं किया, लिमिट को सॉल्व किया, लिमिट को सॉल्व करने के बाद k इक्वेट कर दिया k, तो 1 आ गया। क्लियर हो गया, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। तो यही वेराइटी है। अब बच्चे हुए क्वेश्चन आप एक बार लिमिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व कर लेना आज। जो अगली एक्सरसाइज 1 में जो लिमिट वाला पार्ट है ना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास तक करा दिया था, कंटिन्यूटी लिमिट्स के पार्ट करा दिया था, उसमें कंटिन्यूटी वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी का, वो आज आप घर जाके ट्राई कर लेना। क्लियर है, जितना मैंने पढ़ाया उसकी बेसिस पे आ रहा है समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes sir. आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन और कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ये दो बड़े टॉपिक को फिनिश करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, और उसकी अगली क्लास में इसका मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है? No, sir. No, sir. No. ठीक है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ, आपने लिमिट सॉल्व मॉड्यूल सॉल्व नहीं करी थी आज, लेकिन अब आपके पास एक चांस है लिमिट्स और कंटिन्यूटी, लिमिट्स की मॉड्यूल फिनिश करो, कंटिन्यूटी का फर्स्ट पार्ट का मॉड्यूल का सॉल्व कर दो। क्लियर है, अगली क्लास में हम पहले मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, फिर आगे टॉपिक को कवर करेंगे। तो मॉड्यूल सब लोग प्लीज सॉल्व करके आना, मैं मॉड्यूल सॉल्व कराना भूल जाओ तो मुझे एक बार याद दिला देना। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir.